Good morning, students. From your chapter development, now we are proceeding towards another topic, that is criticism of development. अर्थात आज के दौर के डेवलपमेंट के विषय में जो शिकायतें हैं, जो आलोचनाएं हैं, उसके संदर्भ में हमारे विद्वानों का क्या कहना है। लेट्स सी। आज जिस तरह के डेवलपमेंट के दौर में हम चल रहे हैं, बहुत सारे देश जिन्होंने बड़े बड़े रिच कंट्रीज के बीच से उनसे इन्होंने लोन लिया, उनसे हेल्प लिया, ऐड लिया और अपने डेवलपमेंट कार्य को पूरा करने की कोशिश की। किंतु स्टूडेंट्स, सच्चाई यह है कि इन्होंने जो भी विकास के लिए कदम उठाया, आज भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने रिच कंट्रीज से लोन लिया था, अभी भी वो कर्ज में डूबे हुए हैं और जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ वो बढ़ने की कोशिश किए थे वो भी फुलफिल्ड नहीं हुआ। तो इस तरह से जैसे अपने अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनके द्वारा जो उठाया गया कदम है, आज भी उसको ये फेस कर रहे हैं, अभी भी उससे उभर कर सामने नहीं आए हैं और ना ही अपने उस एक्सपेक्टेड लक्ष्य को पूरा कर पाए। अब देखते हैं कि इसका समाज पे क्या प्रभाव है इस तरह के डेवलपमेंट का। It means your topic is the social cost of development. Means किस तरह से हमारे समाज को इस डेवलपमेंट के लिए मूल्य चुकाना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि आज डेवलपमेंट के दौर में अगर इसको अपना रहे हैं तो हमारी कहीं न कहीं सोसाइटी, हमारा समाज अफेक्टेड हो रहा है। जैसे डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े डैम्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और अन्य प्रोजेक्ट्स का निर्माण हो रहा है। इस प्रोजेक्ट्स के निर्माण के चलते वैसे लोग जिस एरियाज़ में इन सारे प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। इस तरह का रिपोर्ट है गवर्नमेंट का कि लगभग 1 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सम रिवर साइड्स। परिणाम ये होता है कि उनकी जो ट्रेडिशनल जो जीने का साधन है वो अफेक्टेड हो जाता है और वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। मार्जिनलाइज का मतलब होता है कि अब उनके सामने उनका जीवन संकट में आ जाता है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बाद उनका अपना घर छीन जाता है और वो लोग या तो शहर या गांव की तरफ रुख करते हैं। तो वहाँ के लिए भी ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक शहर की कैपेसिटी है वहाँ की पॉपुलेशन को होल्ड करने की। इसके साथ साथ उनका जो ट्रेडिशनल स्किल्स है, जो कभी अपने गांव में रह करके पारंपरिक स्किल्स के आधार पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, वो लगभग लॉस कर जाता है। जहाँ तक कल्चर की बात करें तो जब ये एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होते हैं, जो कभी कम्युनिटी में हुआ करते थे, एक दूसरे से रिलेटेड थे, वो कल्चर इनका अफेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट का जो दौर हमने अपनाया है, जो सिस्टम अपनाया है, दैट इज़ नॉट प्रेफरेबल। सेकेंडली, लोगों ने इसको पैसिवली लिया है, नॉट एक्टिवली। अर्थात दुनिया के तमाम देशों में लगभग
इसके लिए प्रदर्शन हुए, संघर्ष हुए, क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं निश्चित रूप से उनके सामने जीवन यापन का, लिवलीहुड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। कैसे जिए? हमारे देश में एग्जाम्पल्स के तौर पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, जिसको हमारे लीडर्स लाइक मेधा पाटेकर, उन्होंने इसको लीड किया। वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया गया। इसके सपोर्ट में, इस नर्मदा रिवर के रूप में, नर्मदा रिवर पे जो डैम बनाया गया, उसके सपोर्ट में ये तर्क दिया गया कि इससे अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विल बी इरिगेटेड, यानी लैंड की सिंचाई होगी, और कुछ जो वैसे एरियाज जैसे गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र है, उनको पूर्ण रूपेण वाटर सप्लाई मिलेगी। तो इस तरह के तर्क दिए गए इनके सपोर्ट में। लेकिन जो इनके प्रोटेस्ट में सपोर्ट दिए गए, उनका कहना था कि यदि इस तरह की संभव है तो निश्चित रूप से अगर डैम बनाएंगे तो लोग वहाँ से डिस्प्लेस होंगे, और जब डिस्प्लेस होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल होगा। परिणाम स्वरूप उनकी लिवलीहुड, जो कभी शुरू से ही उनके जीने का साधन था, वो समाप्त हो जाएगा, और हो भी गया है। उनका कहना है कि हमारे ही क्षेत्र को क्यों चुना गया, हम ही क्यों इस डेवलपमेंट के लिए पे करें। तो इस प्रकार से अभी भी इस पे डिबेट चल रही है कि डेवलपमेंट क्या हो, उसका तरीका क्या हो। नॉट ओनली दैट, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि जब आप डैम बनाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का लैंड दैट विल सबमर्ज इन द वाटर। तो अब देखना है हमें कि एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जो आपका सेकंड टॉपिक है। ये एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ जो डेवलपमेंट है, कंप्लीटली इट अफेक्ट्स आवर एनवायरमेंट। 2004 की जो सुनामी आई थी, जिसने साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को हाउ बैडली इट हैज अफेक्ट, इट्स इफेक्ट कैन बी फाउंड इवन अप टू प्रेजेंट टाइम। आखिर ये क्यों हुआ, क्या कारण है? तो सबसे बड़ी बात है कि जो सी शोर हैं, जो सी कोस्ट हैं, वहाँ पे आपने कमर्शियल बिल्डिंग्स बना दिए, आपने माइनिंग शुरू कर दिया, आपने इंडस्ट्रियल बेल्ट शुरू कर दिया। ये सारे प्रोजेक्ट्स कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेवार थे, रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि जब सुनामी आया तो वहाँ पे बहुत सारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट हुआ करते हैं, they were already deforested because of the construction of these buildings, industrial belts, commercial buildings, mining, they all were responsible। और वहाँ के जीवन को इसने अपसेट कर दिया, completely disrupted the general life of the general people। सबसे बड़ी बात है कि इसमें वैसे लोग आते हैं जो या तो दलित हैं या ट्राइबल पीपल हैं, जो या तो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, फॉरेस्ट ही उनका घर है, जीने का साधन है। चूँकि इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो गई, और आपने भी देखा होगा कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ और हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चला गया है। ग्लोबल वार्मिंग से जो आइस है, दे आर मेल्टिंग, वो मेल्ट कर रहे हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में आइस का
मेल्टिंग होना एक कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, जिसका सबसे बड़ा परिणाम, बुरा परिणाम होगा, वो होगा वैसे आइलैंड्स और कंट्रीज जो लो लाइन है, उनका तो कंप्लीट दे विल सबमर्ज इन वाटर, लाइक आइलैंड्स लाइक मालदीव्स एंड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश। मीन्स यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है। एयर पॉल्यूशन भी हमारे इस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण है। इट्स अ ग्रेट कॉज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट which has created air pollution. ग्रीन हाउस गैसेस जो संपूर्ण एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं, परिणाम स्वरूप जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ रही है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि आप नहीं बचा पाएंगे इस एनवायरनमेंट को, परिणाम स्वरूप एवरीथिंग विल गेट चॉप। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे ओजोन लेयर में होल हो गया। ये होल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, आइदर इट इज एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, any sort of pollution has created that unfavorable situation for human beings, which is just resumed, it is assumed कि कहीं ना कहीं हम इसको आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। आपको भी पता है अमेज़न जो क्षेत्र है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसको भी कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन वहाँ हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। आज हमारी ये स्थिति हो गई है। सबसे पहली बात बताएं कि जो भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। एनर्जी आता कहाँ से है? वैसे क्षेत्रों से हम एनर्जी लेते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। यू नो स्टूडेंट्स, इस तरह के कोल और पेट्रोलियम से एनर्जी प्राप्त करके जो नॉन रिन्यूएबल है, दैट कैनॉट बी रिन्यूड, बहुत सारे एमिशन हो रहे हैं अदर गैसेस का एनवायरनमेंट में। परिणाम स्वरूप डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग होगी, कोल निकालने के लिए डिफॉरेस्टेशन होगा, नदियाँ हमारी सूख रही हैं, पॉन्ड सूख रहे हैं, जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज की रिजर्वायर्स हैं वो सूख रहे हैं। अर्थात रिजल्ट ये होगा कि जो हमारे घर की महिलाएं अभी 200-400 मीटर जा कर के पानी लाया करती हैं डोमेस्टिक यूज के लिए, वो अब उन्हीं घरेलू कार्यों के लिए लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ेगी पानी लाने के लिए। और हम सब इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई चल रही है, आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको डेवलपमेंट चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। क्या आप पेड़ों की कटाई करके आप किस तरह की डेवलपमेंट देना चाहते हैं? तो ये अभी भी चर्चा का विषय है। डेवलपमेंट इस तरह के सिस्टम का आप आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? पॉल्यूशन देके जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग देके जाएंगे, scarcity of each and everything will be there for our coming generation. Environment will be affected so badly that we cannot check it. We can't check it. Now, इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं।
जो अभी भी चल रही है, मीटिंग होती है, बातें होती है, किंतु इस पे हम अमल नहीं करते, इसको ओबे नहीं करते। परिणाम स्वरूप आज की स्थिति हम फेस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।